Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at my YouTube channel GS365। एंड आप सभी को पता है हमारा टॉपिक है जो चल रहा है वो है इमरजेंसी, आपातकाल। हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने किया है जिसमें हमने डिस्कस की थी नेशनल इमरजेंसी। वीडियो थोड़ा बड़ा जा रहा था इसलिए हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो दो बची इमरजेंसी हैं यानी कि प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल आज हम कवर करने वाले हैं। हमने जब पढ़ा था नेशनल इमरजेंसी तो उसमें बहुत सारी चीज कवर करी थी, जैसे कि ग्राउंड क्या है उद्घोषणा का, यानी कि जब हम इमरजेंसी लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे तो किस आधार पर, किस बेस पर हम इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की अनुमोदन कब होना था, यानी कि रेक्टिफाई कितना टाइम होना था, कौन से बहुमत से होना था, ठीक है, वो हम डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं हाल फिलहाल में, यानी कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या क्या चेंज किया गया वो हमने डिस्कस देखा। 38 अमेंडमेंट एक्ट की हमने बात की, ठीक है। हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल को, जिस वजह से क्या हुआ है वीडियो थोड़ी लेंथी हो गया है। लेकिन एक चीज आप समझिए, जब आप किसी चीज को रटते, मैं भी करा सकता हूं ऐसे कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 एक 1 मंथ में रेक्टिफाई करना होता है, वैसे बहुमत से करना होता है, और युद्ध तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है। 3 पॉइंट है और इमरजेंसी खत्म। बट मेरा ये मानना है कि जब हम करते हैं कॉन्सेप्ट से कोई चीज, यानी कि जब हमें किसी चीज की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर अच्छे तरीके से डिबेट कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप खुद से समझिए कि आपको कुछ बोलना है, किसी टॉपिक पे आपको बोलना है, ठीक है। सपोज करो कुछ ऐसा हुआ कि फैमिली में आपको कुछ बोलना है, लेकिन आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि 2 स्टेटमेंट इसने ये कहा, इसने ये कहा, तो क्या आप उन 2 स्टेटमेंट के बिहाफ पर डिबेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन जब किसी भी टॉपिक के ऊपर आपकी बेहतर समझ होती है तो आप डेफिनेटली एक कंफर्ट पोजीशन में होते हैं। इसी तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को अपनी स्टडी पर भी लागू कर सकते हैं कि जब हमें किसी टॉपिक की बेहतर समझ होगी बहुत अच्छे से, तो क्या है कि अगर एग्जाम का क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि जो वाइलर आपको लिखवाया गया है उससे क्वेश्चन ही बने, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, बहुत कम संभावनाएं होती हैं। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन ना आते हुए भी आपको पता होता है कि ये मेरी रेंज का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। एक दिन मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। टॉपिक एक कंप्लीट हो जाए कुछ चीजें तब हम करेंगे, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने किया था ना, जब हम कर रहे थे राष्ट्रीय आपातकाल, तो लास्ट में क्या हुआ था कि थोड़ी डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी, जिसकी वजह से एक छोटी सी चीज रह गई थी। हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 का डिफरेंस हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कुछ चीजें क्या हुई, छूट गई थी। सो पहले उनको थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड कर देता हूँ, समझा देता हूँ, थोड़ी चीजें बता देता हूँ आपको। देन हम चलेंगे प्रेसिडेंट रूल यानी संवैधानिक आपातकाल, उसके बाद हम चलेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जब हम बात करते हैं 358 की, हमने डिस्कस किया था कि 358 स्पेसिफिक लगाता है, आर्टिकल 19 की बात करता है, यानी कि अनुच्छेद 19 में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 का डिफरेंस, ठीक है। लास्ट लेक्चर में यहीं पे लेक्चर क्लोज हुआ था, इसी वजह से मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। वीडियो बेशक 2 पार्ट में हो गया लेकिन आपका कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं 358 की, तो 358 बात करता है स्पेसिफिक अनुच्छेद 19 की, यानी कि अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार या दिए गए स्वतंत्रताओं का निलंबन जो होगा वो किस अनुच्छेद के द्वारा होगा, अनुच्छेद 358 के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी बात, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जो दिए गए मौलिक अधिकारों का निलंबन होना है, यानी कि अनुच्छेद 19 के द्वारा जो निलंबन होना है, उनका निलंबन राष्ट्रपति किसी घोषणा के द्वारा, किसी अनाउंसमेंट के द्वारा नहीं करते, यानी कि आपातकाल लगा और ये तुरंत क्या इंप्लीमेंट हो जाता है, आर्टिकल 358,
ठीक है, यानी कि आर्टिकल 358 को लागू करने के लिए कोई अलग से अनाउंसमेंट या उद्घोषणा की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। दूसरा, जब उद्घोषणा की जरूरत नहीं पड़ रही है लागू करने के लिए, उसी तरीके से जब आपातकाल यानी कि इमरजेंसी को हटाया जाएगा तो यह क्या है, आर्टिकल 19 द्वारा से एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि जो अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार हैं, दी गई स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग, वो खुद से ही क्या हो जाएंगी, यानी कि एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि पुनर्जीवित खुद से ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनके लिए फिर से एक अनाउंसमेंट करेंगे राष्ट्रपति जी कि आपके मौलिक अधिकार रिस्टोर हो गए, ऐसा नहीं है, सिंपल। तो एक बार मैं अगर कंप्राइज करूं सब चीजों को, तो अनुच्छेद 368 सॉरी अनुच्छेद 358 बात करता है अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों की, राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन मौलिक अधिकारों का निलंबन के लिए अलग से घोषणा नहीं की जाती, यह स्वतः ही यानी कि अपने आप ही हो जाते हैं निलंबित, राइट, ठीक। दूसरा, जब बाह्य आपातकाल समाप्त होगा तो ये दोबारा से ही रिस्टोर हो जाते हैं। रिस्टोर करने के लिए भी कोई भी घोषणा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट और समझिए, आर्टिकल 358 जो लागू होगा वो बाह्य आपातकाल के दौरान ही लागू होगा, यानी कि अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का निलंबन बाह्य आपातकाल के द्वारा, अगर बाह्य आपातकाल लगा हुआ तो ही निलंबन होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपातकाल आंतरिक कारणों से लगा है तो अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होगा। क्लियर पॉइंट। अनुच्छेद 19 का निलंबन कब होगा, जब आपातकाल बाह्य कारणों से लगा हो, जिसे हम बाह्य आपातकाल बोल रहे थे। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि आंतरिक आपात क्या होता है, बाह्य आपात क्या होता है। यू कैन गो एंड विजिट द वीडियो, देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी। सो एक चीज और समझिए, सपोज करो आपातकाल लगा हुआ है, ठीक है, और इंटरनल आपातकाल इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो क्या अनुच्छेद 19 का निलंबन हो सकता है या नहीं? अब बताइए। जी नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 359 की, हम बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 359 क्या कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, क्लियर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों का निलंबन, क्लियर, यानी किस आधार पर निलंबन होगा? अनुच्छेद 359 के अकॉर्डिंग निलंबन होगा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जिस इसमें 359 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है, तो यहां पे हम देख रहे थे घोषणा नहीं की जा रही थी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, घोषणा की जा रही है। क्लियर, सिंपल मीनिंग में 358 के लिए घोषणा की जरूरत पड़ती है और 359 के अकॉर्डिंग घोषणा की जाती है। इस घोषणा में ही बताया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा कि आपके कौन कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा रहा है, ठीक है। यहां पर स्पेसिफिक आपके अलग अलग मौलिक अधिकारों को मेंशन किया जाएगा और तब उद्घोषणा की जाएगी, क्लियर। लेकिन वहीं 358 की बात करें तो 358 के लिए किसी भी प्रकार की उद्घोषणा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बाह्य आपातकाल लागू होगा, ऑटोमेटिक 358 एक्टिवेट हो जाएगा और आपके अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। वहीं 359 क्या करता है, 359 में उद्घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा कि आपके ये मौलिक अधिकार निलंबित किए जा रहे हैं, ठीक है। निलंबन का सिंपल मीनिंग ये है कि आप अपने मौलिक अधिकारों को का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है, या हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं कि मेरे ये मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और मुझे जाना है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, आप नहीं जा सकते,
सिंपल मीनिंग है निलंबन का, ये मतलब। ठीक है, अब देखो यहां हमने बात की थी कि आपातकाल कौन होना चाहिए, बाह्य आपातकाल होना चाहिए। ये लिखा हुआ है कि 358 लागू होने के लिए बाह्य आपातकाल होना चाहिए। वहीं जब हम बात करते हैं 359 की, तो ये दोनों प्रकार के आपातकालों के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि बाह्य और आंतरिक दोनों ही प्रकार के आपातकाल के दौरान 359 की घोषणा की जा सकती है। सिंपल, क्लियर। अब मुझे बताइए कि आर्टिकल 20 और 21 में क्या है ऐसा जो इनका निलंबन नहीं हो सकता है। देखो इसमें लिया हुआ है दोष सिद्धि से संरक्षण। यानी कि सिंपल मीनिंग आर्टिकल 20 कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट अब क्या कर रहे हैं, आपको सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो क्या होगा, राज्य क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, हर व्यक्ति जेल में ठूस सकता है ना, ठूस सकते हैं। जो ये वाला क्लॉज है, ये वाला क्लॉज भी 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे लाया गया था। ठीक है, क्योंकि ऐसा 1975 में देखा गया था कि बहुत सारे नेताओं को ठूस दिया था जेल में। ठीक है, तो दोष सिद्ध से क्या है, संरक्षण मिला हुआ है आपको ताकि मिसयूज ना हो। इसी तरीके से आर्टिकल 21 करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, यानी कि जीवन जीने का बेसिक अधिकार तो रहेगा। ऐसा नहीं कि आप सस्पेंड कर दिया और अब जीने का अधिकार को छीन लेंगे, नहीं होगा ना भाई, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना कि जीने का अधिकार को छीन लिया जाए। ठीक, तो आर्टिकल 20 और 21 को डाला गया 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब हम बात थोड़ी सी समझे कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी लागू हुई है। जी हाँ, 1962 में हुआ है, 1971 में हुआ है, 1975 में 3 बार इमरजेंसी लगाई गई है ऐसी। ठीक है, तो अगर नोट करना चाहे तो 1961, 1962, 1971 और 1975। ये तो हो गया हमारा क्लोज, खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ है, नेशनल इमरजेंसी। सो बहुत थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी इसलिए था कि आपको बहुत सी चीजें कंसेप्ट से बतानी थी ताकि आप समझ पाए। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। सेकंड है हमारा राष्ट्रपति शासन। एक मिनट में देखो साफ दिख रहा है, जी साफ दिख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा था उस तरीके से हम देखेंगे कि पहले उद्घोषणा का आधार क्या होगा, फिर देखेंगे क्या क्या संबंधित अनुच्छेद हैं, फिर हम समझेंगे अनुमोदन की अवधि और कितना समय होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ चेंजेस है तो वो देखेंगे, देन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने राष्ट्रीय आपातकाल किया था उस तरीके से हम स्टेट इमरजेंसी को भी देखने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे उद्घोषणा का आधार। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात चल रही है। ठीक है, सो जब ऐसी कोई चीज न्यूज में आती है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रिविजन बढ़ा देना है, ताकि क्योंकि वहां से पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है क्वेश्चंस बनने की। संवैधानिक विफलता, संवैधानिक विफलता से क्या मतलब है, यानी कि जो राज्य का शासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, यानी कि सिंपल। तो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, क्या होगा, राज्यपाल क्या रिकमेंड करेंगे कि देखो इससे निम्नलिखित स्टेट, निम्नलिखित राज्य संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। यहां पे संविधान की विफलता देखा जा रहा है और इसी आधार पर, इसी को आधार मानते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर केंद्र क्या है, केंद्र का कर्तव्य है कि केंद्र सरकार यह प्रबंध करे कि राज्य संविधान के अनुरूप कार्य करे। ठीक है, यानी कि केंद्र की ड्यूटी है कि राज्य संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करें। यह है, अगर मैं अनुच्छेद की बात करता हूं तो आर्टिकल
355 में जिक्र किया हुआ है कि केंद्र ऐसे उपबंध बनाए जिससे राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करे। तो ठीक है, जो है नहीं। अब मेरे को बताओ कि केंद्र ने बनाया उपबंध, प्रोविजन डाला कि आपको इस तरीके से कार्य करना है, ठीक है। अगर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया गया तो भी संविधान का उल्लंघन होगा, नहीं होगा? भाई आर्टिकल 355 क्लियर कह रहा है कि केंद्र सरकार का दायित्व है, केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि वह ऐसे उपबंध बनाए कि राज्य सरकार उनका पालन करे, ठीक है। यानी कि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश, केंद्र द्वारा बनाए गए उपबंधों का राज्य सरकार को क्या करना है? पालन करना है। वहीं अगर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करे तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान का उल्लंघन हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जब संविधान का उल्लंघन होगा क्या होगा? 356 एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि संविधान की विफलता आते ही क्या हो जाएगा? राज्यपाल क्या करेगा? गवर्नर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट साहब को कि यहां पे राज्य के अनुसार, सॉरी, संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है और राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। सिंपल। तो सीरीज समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। 355 कह रहा है केंद्र सरकार का दायित्व है क्या दायित्व है कि वो ऐसे नियम बनाए कि राज्य सरकार उनका पालन करे। राज्य सरकार पालन नहीं करेगी तो क्या होगा? 356 लागू हो जाएगा। सिंपल, सिंपल ना भाई? ठीक। अब देखो, यहां पे आ रहा दायित्व है, लेकिन इससे स्पेसिफिक एक अनुच्छेद और दिया हुआ है जिसे हम कहेंगे अनुच्छेद 365, 365, जो साफ साफ ये कहता है कि राज्य सरकार को केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा, ठीक है। 356 कहता है कि राज्य सरकारों को, राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। यानी कि अगर आप पालन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 356 अप्लाई हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं जो राष्ट्रपति शासन को एक्टिवेट करते हैं। तो राष्ट्रपति शासन को अगर बात करता हूं, आधार क्या है लगाने का? एक तो 356 है इटसेल्फ और दूसरा 365। 356 और 365 दो अनुच्छेद हैं जिनके आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 356 क्या कहता है कि राज्य सरकार अगर संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी कि संवैधानिक व्यवस्था का फेलियर, प्रयोग नहीं, ठीक है। क्लियर है? यही बोला मैंने कि राज्य सरकार अगर संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलेगा तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग, ठीक है। वही अगर बात करें हम, 365 क्या कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर पालन नहीं करेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों ही स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्लियर है बात? क्लियर। और ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आया पॉइंट अभी? ये क्लियर है पॉइंट?
एक बार द्वारा मैं कंक्लूड कर देता हूं, द्वारा रिवाइज करता हूं जिनको समझ में नहीं आया हो। राष्ट्रपति शासन बेस क्या रहेगा, संविधान की विफलता। पर किसी भी कारण से अगर संविधान फेल होता है स्टेट में, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस स्टेट को अपने अंडर ले लेते हैं। इसी को हम बोल रहे हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, क्लियर। 355 क्या है, केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह ऐसे उपबंध करे कि राज्य सरकार उनको उनके अनुरूप कार्य करे। 356 कह रहा है केंद्र के दायित्व की बात कर रहा है। ठीक है, और 356 क्या है, इटसेल्फ कह रहा है कि अगर संविधान की विफलता होती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, 366 क्या, 365 क्या कह रहा है, 365 कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ना करे तो क्या और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, पालन करना चाहिए। ठीक है, इस बेस पे भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दोबारा सुन लीजिए, 365 में राष्ट्रपति शासन की बात नहीं की गई है। 365 सिर्फ ये कहता है कि राज्य सरकार को केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुमोदन और अवधि को लेकर, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्लॉज है। अनुमोदन एवं अवधि। तो बहुत सिंपल है, बहुत सारी चीज टेक्निकल वर्ड हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की गई घोषणा को 2 महीने के भीतर, यहां कितना समय लगा, 2 महीने के भीतर, 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा क्या करना है, अनुमोदन करना है। दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन करना है। क्लियर बात, क्लियर बात। अब वापस से टेक्निकल वर्ड कि लोकसभा का अगर विघटन हो जाता है तो क्या होगा। तो जैसे पहले हमने पढ़ा था कि नई लोकसभा आएगी, उसकी पहली बैठक से 30 दिन के भीतर तक ये क्या रहेगा, लागू रहेगा। अगर आप 30 दिन तक एक्ट क्या करते हैं, पास कर देंगे, तो उसका समय वही रहेगा 6 माह तक जो चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं रेक्टिफाई करते तो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो टेक्निकल चीजें हमने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पढ़ी थी वो यहां पे भी लागू होती हैं कि लोकसभा का विघटन हो गया तो क्या होगा, नई लोकसभा आएगी और फर्स्ट बैठक से 3 दिन तक क्या रहेगा, लागू रहेगा, बना रहेगा, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया हो या फिर रेक्टिफाई कर दिया हो। ठीक है, मेरी बात की समय कितना रहेगा, इसकी अवधि कितनी रहेगी, 6 माह। अगर दोनों सदन क्या करते हैं, अनुमोदित कर देते हैं तो क्या रहेगा, अवधि 6 माह रहेगी, 6 माह, 6 माह। और ऐसे रेक्टिफाई कर करके इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा ये तो हो गया अपना, इसमें ये इंपोर्टेंट क्लॉज थी। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझ लो, दोनों से द्वारा पारित तो हो गया, अनुमोदन तो हो गया, लेकिन अनुमोदन किस बहुमत से होगा, ये चीज छूट गई यहां पे। ये होगी सामान्य बहुमत से, साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से। अब क्वेश्चन आता है साधारण बहुमत क्या होता है। जैसे बहुमत हम लास्ट पढ़ चुके थे, साधारण बहुमत क्या होता है ये बताइए। साधारण बहुमत यानी कि उपस्थित एवं मतदान सदस्यों का बहुमत। क्लियर बात, उपस्थित सदस्य या मतदान का बहुमत यानी कि आधे से अधिक, सिंपल। क्लियर बात। अब देखो ये तो हो गई
बिल्कुल फिक्स फिक्स जो आपको याद होनी चाहिए। अब थोड़ा एडवांस पढ़ते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हो गई हमारी बिल्कुल बेसिक जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं कि हमें कोई कुछ और चीज हम क्या जान सकते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति शासन है, उसमें एक मिनट, अगर मुझे राष्ट्रपति शासन 1 साल से ज्यादा बढ़ाना है तो ऐसा नहीं है कि 3 साल तक आप सिंपल तरीके से बढ़ा सकते हैं, 1 वर्ष से आगे आपको बढ़ाना है तो आपको ध्यान रखना होगा 2 क्लॉज उसमें लगेंगे, 2 पॉइंट्स डाले गए। कौन कौन से पॉइंट है कि अगर पूरे राज्य में, अगर पूरे देश में या राज्य में, ठीक है, ये तो पूरे देश में, पूरे देश या फिर राज्य में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो आप राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। मतलब 1 वर्ष के बाद बढ़ेगा, 6 मंथ के बाद हर बार रेक्टिफाई करना है, फिर 6 मंथ, फिर रेक्टिफाई करेंगे, फिर 6 मंथ, ऐसे 3 साल तक आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप 1 साल से आगे बढ़ाएंगे, यानी कि एक बार रेक्टिफाई किया 6 मंथ, फिर रेक्टिफाई किया फिर 6 मंथ, लेकिन जब आप 3rd बार जाएंगे तो आपके लिए क्या होनी चाहिए, 2 कंडीशन अप्लाई होती है कि तो पूरे देश में या उस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, फर्स्ट पॉइंट, या फिर दूसरा पॉइंट क्या, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग यह रिकमेंड कर दे कि उस राज्य में अभी चुनाव संभव नहीं है। क्या सलाह दे, सलाह दे कि उस राज्य में चुनाव संभव नहीं है। तो ये क्लॉज किसके लिए है, ये सारी क्लॉज हमारी किसके लिए है, ये रहेंगे हमारे अगर राष्ट्रपति शासन मुझे 1 साल के लिए बढ़ाना हो तब। अगर राष्ट्रपति शासन 1 साल से अधिक बढ़े तब, 1 साल से ज्यादा बढ़ाना हो तब लागू शर्तें। ठीक है साहब, ये हो गया यहां पे सेट। क्लियर, एक पॉइंट और डाल लो छोटा सा, जो ये वाली क्लॉज हैं, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट ये डाले गए थे, ये वाले और ये वाले 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इनको डाला गया था। ठीक, क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा चलेगा कि वापस कैसे लेंगे, राष्ट्रपति शासन को वापस कैसे लेना है। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन को वापस कैसे लेना है, वापसी कैसे लेंगे, तो सिंपल, जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति एक दूसरी घोषणा के द्वारा इसे वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति एक दूसरी घोषणा के द्वारा इसे वापस ले सकते हैं। लिखो तो सिंपल, दूसरी उद्घोषणा के द्वारा इसे वापस ले सकते हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट हम बात करें दूसरा, जैसे कि हमें पीछे पॉइंट किया था कि जैसे रेक्टिफाई के लिए आया, ठीक है, राष्ट्रपति शासन को दोबारा से अनुमोदन करने के लिए आया और अनुमोदन ना हो तो भी क्या होगा, तो वो खत्म माना जाएगा, वापस माना जाएगा। ठीक है, और जो घोषणा राष्ट्रपति साहब कर रहे हैं इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं। पॉइंट क्लियर है बात। मैंने 2 पॉइंट आपको बताए कि पहला 2 पॉइंट मैंने आपको बताए कि
एक दूसरी घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर सकते हैं। वही मैंने बात की कि अगर रेक्टिफिकेशन के लिए आया तो भी क्या होगा, रेक्टिफाई अगर अनुमोदन पास नहीं हो पाया साधारण बहुमत से तो क्या होगा, तो भी वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं चेंजेस कि राष्ट्रपति शासन से क्या परिणाम होते हैं। प्रभाव, बेसिकली प्रभाव पढ़ेंगे हम। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव क्या क्या होंगे, तो जैसे कि आपको पता चल रहा है राष्ट्रपति शासन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उस राज्य की सारी शक्तियां राष्ट्रपति को ट्रांसफर कर दी जाती हैं जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यानी कि राष्ट्रपति के सारे कार्य किसको कौन करेगा, उस स्टेट के सारे कार्य राष्ट्रपति द्वारा दी जाएंगी। यानी कि सिंपल मीनिंग, राष्ट्रपति को बहुत सारी पावर्स मिल जाएंगी उस राज्य से संबंधित। ठीक है, तो जब लागू होगा राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो क्या होगा, सबसे पहले राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां प्राप्त होंगी। क्लियर, कैसी शक्तियां प्राप्त होंगी, यानी कि राज्य सरकार के जो भी कार्य होंगे कौन करेगा, अब राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेगा। ठीक, वो राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेगा और प्रशासनिक काम कौन करेंगे, राज्यपाल और उससे उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी। ठीक है, ये कहा है कि राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां मिल जाएंगी, राष्ट्रपति के नाम पे ही शासन होगा। जिस तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के नाम पर प्रशासक कार्य करते हैं, फिर उसी तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद स्टेट की शक्तियां खत्म हो जाती है स्टेट सरकार की, और सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल या अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाती है। ठीक है, यानी कि कार्य किसके हाथों में आ जाएगा, पूरा राष्ट्रपति साहब के हाथों में आ जाएगा। हालांकि कार्य कौन करेगा, राज्यपाल और उससे संबंधित अधिकारी। ठीक है, समझ में आ गई, शक्तियां क्या करेगी, कार्य कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल एवं अन्य अधिकारियों द्वारा कार्य किया जाएगा। ठीक है साहब, दूसरा क्या होगा कि ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि वहां के संसदीय विधायिका की शक्ति होगी, वो भी किसके पास चली जाएगी, वो संसद के पास चली जाएगी। सो ऐसे कैसे चली जाएगी, पहले तो चली जाएगी ना, लेकिन ये कौन करेगा, यह राष्ट्रपति घोषणा करेगा कि राज्य विधायिका से संबंधित जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग संसद करेगी। सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति का शासन होगा, राष्ट्रपति के पास ही सारी शक्तियां होंगी और राष्ट्रपति जिन जिन को ट्रांसफर करेंगे वो शक्तियों का एंजॉय करेंगे। राष्ट्रपति चाहे तो राज्य विधायिका को निलंबित भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि देखा यह गया है कि राष्ट्रपति शासन को लगाया है इसलिए जाता है कि राज्य सरकार को निलंबित किया जा सके। ठीक है, सो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, अरे कि राज्य विधायिका से संबंधित शक्ति कौन एंजॉय करेगा, संसद। ये पॉइंट क्लियर हो गया, संसद एंजॉय करेगी। दूसरा, नेक्स्ट क्या चेंजेस आएगा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अब तो आप खुद से कनेक्ट करो कि राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। सारे काम जो राष्ट्रपति कर सकता है वो सारे काम यहाँ पे किए जाएंगे। निलंबन होगा, ठीक है, सारी अथॉरिटी राष्ट्रपति के पास जाएगी, तो राज्य सरकार द्वारा जो भी राष्ट्र सरकार की जो भी कुछ प्राधिकरण है उनका भी क्या होगा, निलंबन होगा, है ना। सिंपल सी बात है
कि राज्य सरकार को स्पेसिफिक अगर कोई ट्राइब्यूनल है, कोई अथॉरिटी है, निलंबन उनका हो जाएगा, उनको भी सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है, नहीं समझ पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल पॉइंट ये है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह राज्य के किसी भी प्राधिकरण को निलंबित कर सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, यानी कि सपोज फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, कोई ऑफिसर है, ठीक है, कोई अधिकारी है जो राज्य सरकार के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास अथॉरिटी है, राष्ट्रपति उसको निलंबित भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे तो हम राज्य सरकार द्वारा निलंबित होंगे या राज्य सरकार हमें डिसमिस करेगी, सस्पेंड करेगी, नहीं। अब राज्य सरकार ये काम कौन कर रहा है? अब राज्य सरकार ये काम कर रहे हैं राष्ट्रपति साहब, सो उनके पास सारी अथॉरिटी होती है जो राज्य सरकार के पास होती है, यानी कि वो किसी भी प्राधिकारी को निलंबित कर सकते हैं, कोई विधिकरण कुछ भी। ठीक है, क्योंकि अब सारी शक्ति किसके पास है? अब सारी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति साहब के पास है। ठीक है, जैसे मैंने एक पॉइंट और दूसरा हमने क्या बात की कि राष्ट्रपति चाहे तो भंग कर सकता है, निलंबित कर सकता है राज्यसभा उसको विधानसभा को, और नहीं भी। ठीक है, लेकिन हालांकि हमने देखा है कि राज्यसभा राष्ट्रपति शासन को लागू करने का पर्पज ही ये होता है कि राज्य विधानसभा को भंग किया जाए, लेकिन निलंबित किया जाए। क्लियर? तो यहां पे लिख सकते हैं हम थर्ड पॉइंट, लिख सकते हैं हम यहां पे कि राज्य विधानसभा का निलंबन। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा। ठीक है, सो दूसरा आगे के देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जैसे हमने पहले भी बात की कि राज्य के सारे कार्य कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे राष्ट्रपति के नाम पर, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, हालांकि उसकी सहायता के लिए कोई सचिव भी होंगे, कोई अधिकारी भी होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कह चुके नहीं, जिस कारण इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। यानी कि ओवरऑल आप समझिए कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय पे राज्य विधानसभा की सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। हालांकि राज्यपाल कार्य करते हैं राष्ट्रपति के बिहाफ पर। ठीक है, उनकी सलाह के लिए, उनकी सहायता के लिए अधिकारी वर्ग होता है। ठीक है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे, जिसकी सहायता से राज्यपाल शासन कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति के नाम पर शासन होता है तो इसलिए इसे कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और मेन क्लॉज क्या है? मेन क्लॉज यह रहता है कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस समय पे हम देखेंगे कि मुख्य क्या है। उस समय पे हम देख सकते हैं कि राज्य विधानसभा को भंग किया जाता है, विघटित किया जाता है, निलंबित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो राज्य विधानसभा की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास रहेगी, राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि इन शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाए। ठीक है, घोषणा कर सकता है, लेकिन परंपरा के रूप में देखा जाता है कि संसद ही सारे कानून बनाती है। ठीक है, हमने पहली बात की थी कि जब आपातकाल लागू होता है तो सारी शक्तियां किसके पास चली जाती है? संसद के पास चली जाती है। वो मोटा मोटा पॉइंट है। ठीक है, तो अब जो भी बजट हो गया या कोई विधेयक है, क्योंकि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा नहीं, राज्य विधानसभा क्या है? निलंबित है। तो उसका सारे विधेयक, बजट हो गया, कोई भी विधेयक हो गया, वो कहां लाया जाएगा? वो संसद में लाया जाएगा। ठीक है, तो क्या आप चेंज देख रहे हैं? एक चेंज और देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 4 हम देख रहे हैं कि उस राज्य से संबंधित विधेयक हो या बजट संबंधित विधेयक प्रस्ताव संसद द्वारा पारित या लागू। ठीक है, सो यानी कोई भी विधेयक जो राज्य विधानसभा के निलंबन होने के बाद लाया जाएगा तो कहां लाया जाएगा? संसद में लाया जाएगा। तो एक पॉइंट आप समझिए कि जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की तो एक मेन चीज बदलती है। वो क्या है कि राज्य विधानसभा का विघटन होगा। तो जब विघटन हो गया तो वहां भी विधेयक या
बजट डिस्कस नहीं कर सकते, तो कहा जाएगा, संसद में लाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है। अब मुझे बताइए कि राज्य विधानसभा का विघटन हो गया, राष्ट्रपति शासन कर रही है, ठीक है, संसद को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, राज्यपाल भी काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए गए, कोई पर्सन नियुक्त किया गया। तो क्या उनके द्वारा बनाए गए कानून, बनाएंगे नहीं भी कानून, जब कोई व्यक्ति शासन करेगा तो वो कुछ कानून भी बनाएगा, तो उनके द्वारा बनाए गए कानून कब तक लागू होगा, पॉइंट है ये। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाया गया कोई भी कानून वो राष्ट्रपति शासन के बाद भी लागू रहता है। हालांकि राज्य विधानसभा उसे वापस ले सकती है, परिवर्तित कर सकती है, या उसमें संशोधन भी कर सकती है। तो सिंपल, राष्ट्रपति या संसद या अन्य विशेष कोई अधिकारी है, राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाया गया कोई भी कानून, बनाया गया कोई कानून आप राष्ट्र शासन के बाद भी लागू, हालांकि आप देख रहे हैं कि राज्य विधानसभा इसे परिवर्तित कर सकती है, वापस ले सकती है और खत्म, मतलब पुनः से लागू कर सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की शक्ति, हाई कोर्ट की शक्ति या स्थिति हो या उस कार्य लगातार बने रहते हैं, उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट करके लिखेंगे कि हाई कोर्ट की स्थिति, हाई कोर्ट की स्थिति, शक्ति और कार्य वो प्रभावी बने रहते हैं, प्रभावी बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से राज्य विधानसभा को निलंबित किया जा कर देते हैं, किया जाता है, उस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च नहीं यार, उच्च न्यायालय को भी निलंबित या उसकी शक्तियों को कम कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाई कोर्ट की पावर्स और जो उनकी स्थिति है, उनके जो काम है वो सेम बने रहते हैं, सेम प्रभावी बने रहते हैं। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी निलंबन कुछ नहीं होता है। उस संबंधित कोई भी प्रावधान कुछ भी नहीं आता है। मतलब कि राष्ट्रपति शासन में जब हम देखते हैं तो सारे चेंजेस विधायिका को लेकर, कार्यपालिका को लेकर होते हैं, न्यायपालिका को लेकर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। न्यायपालिका एज इट इज काम करती रहती है, उससे संबंधित कोई भी निलंबन नहीं होता है। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट समीक्षा वाला क्लॉज राष्ट्रपात काल के दौरान कि 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा लाया गया था कि 356 के प्रयोग के बाद राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाना अंतिम होता है। राष्ट्रपति की क्या है, राष्ट्रपति की संतुष्टि ही अंतिम होती है और न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है इस पॉइंट की। हालांकि 44 संविधान संशोधन के द्वारा इस क्लॉज को हटा दिया गया है और ये क्लॉज भी हम राष्ट्रपात के दौरान पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दो राष्ट्रपति जो क्लॉज राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमने पढ़ा था वो यहाँ पे भी लागू हो रहा है। ठीक है, क्लियर, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। और अब हमारा नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 और इसको लागू करने का जो हमारे पास रहेगा, उद्घोषणा का आधार क्या रहेगा, बताइए पॉइंट।
सो अब स्टार्ट करेंगे हम वित्तीय आपातकाल को हम देखेंगे। तो वित्तीय आपातकाल हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जब हम बात करेंगे तो उद्घोषणा का आधार क्या रहेगा? उद्घोषणा का आधार रहेगा कि राष्ट्रपति अगर संतुष्ट हैं कि भारत की वित्तीय स्थिति खराब है, वित्तीय स्थिति खतरे में है, या भारत का स्थायित्व खतरे में है, तो अगर राष्ट्रपति को लगता है तो क्या होगा? राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर यह काम करेंगे, कार्य करते हैं। राइट। दूसरा पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम होगी। इसे 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा लाया गया था, हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। यानी कि अब राष्ट्रपति की संतुष्टि ही अंतिम संतुष्टि नहीं है, उससे भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा कि अनुमोदन और समयावधि क्या है। तो जब आपातकाल की घोषणा होगी, उसे आपातकाल की घोषणा के 2 महीने के भीतर तक वो लागू रहेगा। इन 2 महीनों में संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से इसे पारित करना होगा। ठीक है, अगर पारित करते हैं तो वो 6 माह तक लागू होगा। दूसरा पॉइंट, सपोज करो कि लोकसभा आपातकाल लागू होने के बाद समाप्त हो गई, भंग हो गई और उसे रेक्टिफाई अनुमोदित नहीं कर पाई, तो क्या होगा? तो नई लोकसभा जब गठित होगी, उसकी प्रथम बैठक से 30 दिन तक यह घोषणा लागू रहेगी। इन 30 दिनों में उसे क्या होगा ना, रेक्टिफाई करना होगा। अगर रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? समाप्त हो जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? साधारण बहुमत। समझ गए आप? साधारण बहुमत जब हम बात करते हैं तो साधारण बहुमत की हमने बात की थी अभी, यानी कि उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। हम यहां पर समझेंगे मतदान करने वाले। कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनको मत करने का अधिकार नहीं होता है और सदस्य होते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, हाँ ये हो गया। हाँ जी, अब राष्ट्रपति से वापस कैसे ले सकते हैं ये बताइए। राष्ट्रपति एक दूसरी घोषणा करेंगे जिसमें कहा जाए कि हम वित्तीय आपातकाल को वापस ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अगर एक बार राष्ट्रपति इसको वित्तीय आपातकाल को लागू कर दिया जाता है तो इसे अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया जा सकता है, जब तक संसद या राष्ट्रपति इसे वापस लेने की घोषणा ना करे। ठीक है, क्लियर? यहां पे स्पेसिफिक राष्ट्रपति हो गए, संसद के नाम, संसद का यूज नहीं करना है, बचना है संसद यूज करने से। यहां पर स्पेसिफिकली राष्ट्रपति का निर्णय होता है, हालांकि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव की हम बात करेंगे तो हमने पढ़ा है कि जब हम बात करते हैं आपातकाल, फर्स्ट क्लास से हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट डे से हम बात कर रहे हैं आपातकाल के। लास्ट सेक्शन में हमने बात की कि जब भी आपातकाल होगा तो वो सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी, वो एबनॉर्मल सिचुएशन होती है। असाधारण परिस्थितियों में ही आपातकाल को लगाया जाता है। तो जब असाधारण परिस्थिति होगी उस समय पे संसद क्या होगी, संघ सरकार क्या होगी? प्रभावशाली होगी कंपेयरली राज्य विधानसभा से। यानी कि स्टेट असेंबली जो होंगी वो लेस पावर रखेंगी और संसद ज्यादा पावर रखेगी जब आपातकाल लागू होता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि वित्तीय आपातकाल के दौरान कौन कौन सी ऐसी शक्तियां होती हैं जो संसद को प्रमुख रूप से मिलती हैं। तो केंद्र का पहले तो कार्यकारी विस्तार बढ़ जाता है, यानी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो बढ़ जाएंगी। हमने पहले बात की, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी हमने बात की कि केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो यहां पे भी सेम है कि केंद्र की कार्यकारी शक्तियां
बढ़ जाएंगी। ठीक है, उनका उनका क्या होगा, विस्तार हो जाएगा। कि अभी जो वह जिन विषयों पर क्या करती थी, सेंट्रल लेवल पर देखती थी, अब वह क्या कर सकते हैं, राज्य स्तर पर भी उन चीजों को लागू करेंगे। दूसरा, निर्देश समझो कि निर्देश कहां, मतलब किस हद तक विस्तार हो सकता है कार्यकारी का। कि राज्य सरकार की सेवा में जो भी अधिकारी होते हैं, जो राज्य सरकार की सेवा में होंगे, उनके वेतन की कटौती भी क्या कर सकती है, वेतन हो गया, भत्ता हो गया, इन सब में कटौती करने का भी अधिकार किसको मिलेगा, केंद्र सरकार को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, यानी कि यहां तक कि राज्य सेवक के वेतन भत्ते क्या होंगे, कटौती की जा सकती, कटौती करने के निर्देश दे सकती है या कर सकती है। ठीक है, दोनों चीजें हैं, दे सकती है, निर्देश देगी। ठीक है, डायरेक्ट यहां पे एक चीज क्लियर करके समझ लो, यहां पर डायरेक्ट शासन संसद का नहीं होगा, संसद सिर्फ निर्देश देगी। यहां पर राष्ट्रपति शासन के द्वारा मंत्री जो राज्य विधानसभा है उसको भंग नहीं किया जा सकता है अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी लग रही है फाइनेंशियल। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राज्य विधायिका द्वारा कोई भी विधेयक अगर पारित होता है तो वह राष्ट्रपति के विचार हेतु रखा जाएगा, अगर वो धन विधेयक है और वित्त विधेयक है तो। यानी कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक कौन से धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित। हालांकि राज्यपाल नॉर्मल सामान्य परिस्थिति में भी अनुच्छेद 201 के तहत रख सकता है, बट यहां पे क्या है, यहां पे मैंडेटरी है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक है तो आपको राष्ट्रपति की सहमति के लिए ही रखना होगा। ठीक है, हमने बात की कि राज्य सेवकों जो भी वेतन भत्ते हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनकी कटौती की जा सकती है। ठीक है, तो यही एक चीज और है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, भत्ते, वेतन, इन सब में भी कटौती की जा सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, केंद्र सरकार पर कोई भी सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय स्तर पर कोई भी सेवक है, सपोज को आप कोई सेवा दे रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बन गए, तो क्या आपकी सैलरी भी कम कर सकते हैं, सैलरी, वेतन, भत्ते, आपकी चीजों में भी कटौती की जा सकती है। राइट, सो ये था हमारा पूरा इमरजेंसी से संबंधित क्लॉज डिस्कशन, जो हमने बहुत डिटेल में देखा। राष्ट्रीय आपातकाल को हमने डिटेल में देखा बहुत, उसका ये नहीं था कि बहुत सारी टेक्निकल चीजें थी जो आपको समझानी थी, जो मैंने वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में बहुत स्पीड में निकाल दिया है, क्योंकि हमने टेक्निकल वर्ड सब डिस्कस कर लिए थे फर्स्ट डे। जिन बच्चों को ये क्लास थोड़ी स्पीड में लगी हो वो जाके लेक्चर फर्स्ट देख सकते हैं, पार्ट 1 देखें, ताकि आपको टेक्निकल चीजें पता चले। जब आपको टेक्निकल चीजें पता चल जाएगी देन आप वेरी कंफर्टेबल होंगे ये क्लास समझने में और आपको एग्जाम के क्वेश्चन करने में भी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट रखें, है ना, परेशान ना हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।